पिछले कुछ समय से आपको पीएफआई से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां दे रहे थे जिससे यह पता चल रहा था कि पीएफआई देश विरोधी साजिश में लगातार लगा हुआ है और इस खतरे को सबसे पहले एनआईए ने भांपा था और एनआईए को अपनी जांच में जो भी खुफिया जानकारी मिली उसके आधार पर आज केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और मैं एक कागज भी आपके सामने साझा कर रहा हूं और ये गैजेट है भारत राजपत्र। इसी के जरिए आज ये बताया गया कि केंद्र सरकार ने यानी किस तरह से सरकार ने पीएफआई को तमाम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मद्देनजर अब 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। वैसे केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की कई ठोस वजह भी बताई और यह वजह मैं आपको आगे और विस्तार से समझाऊंगा भी। वैसे सरकार का मानना है कि पीएफआई देश में एक ऐसा माहौल बना रहा था जिससे देश के सांप्रदायिक तनाव में फैलने का लगातार डर भी बना हुआ था और पीएफआई अपने खास एजेंडे के तहत समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की ऐसी खाई पैदा कर रहा था जिसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता। एनआईए को पीएफआई की एक ऐसी साजिश का पता चला जो देश की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा था और पीएफआई ने देश पर इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए मास्टर प्लान 2047 बनाया था और अपने इस एजेंडे पर यह संगठन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। पिछले कुछ समय में पीएफआई के सदस्य हिंसा की कई घटनाओं में शामिल पाए गए थे, लेकिन जिस प्लान का जिक्र मैंने किया, मास्टर प्लान जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था 2047 तक, उसके दस्तावेज जब मिले तो वाकई सब हैरान थे क्योंकि ये दस्तावेज पटना में एक छापेमारी के दौरान मिलते हैं जिसमें भारत को किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी साजिश की गई थी इसकी पूरी जानकारी वहां पे थी। और ऐसे कई दस्तावेज थे जिसमें यह पता चलता था कि पीएफआई किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यानी ये हिंसा इसी मास्टर प्लान का पूरा हिस्सा हुआ करती थी और जैसे ही एनआईए और पीएफआई को इस एजेंडे के बारे में पता चला, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध की कार्रवाई 1 सेकंड में भी देर नहीं की और तुरंत प्रतिबंध के लिए आगे बढ़ गई। वैसे पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना जरूरी क्यों था, इस पर गृह मंत्रालय ने उसकी करतूतों का पूरा चिट्ठा भी खोल दिया है। हम आपको उन 10 महत्वपूर्ण वजहों के बारे में भी बताएंगे जिसके आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी हो गया था। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन भले ही ऊपरी तौर पर एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई यह है कि पीएफआई अपने गुप्त एजेंडे के तहत मुस्लिम वर्ग यानी धर्म के प्रति उनकी कट्टरता लगातार बढ़ा रहा था और यह संगठन देश की सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा था। पीएफआई देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश में लगा हुआ था और पीएफआई के कुछ संस्थापक प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व नेता रह चुके हैं, जिस सिमी पर प्रतिबंध भारत में लगा भी। और कई टेरर एक्टिविटीज में सिमी का नाम बार बार सामने आया था और पीएफआई से जुड़े ये लोग वही थे जो सिमी से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते थे, रिश्ता रखते थे। और पीएफआई का संबंध एक और प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी है और पीएफआई के संबंध वैश्विक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से भी है और पीएफआई ने कई युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती के लिए गुमराह किया और सीरिया तक भी भेज दिया था। इसकी भी जानकारी सरकार ने इकट्ठी कर ली थी और पीएफआई देश के मुस्लिम वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा था। देश में अलग अलग जगहों पर हुई हिंसक वारदात में पीएफआई के लोग साजिशकर्ता के तौर पर शामिल रहे हैं और पीएफआई के लोग गैर मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या में भी शामिल रहे हैं और इनकी मंशा, उनका इरादा सिर्फ इसलिए ऐसा था ताकि पीएफआई अगर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है तो जो गैर मुस्लिम वर्ग है उनके अंदर डर पैदा हो और इसी कोशिश में लगातार वो शामिल रहा था। और इसमें जो कुछ पॉइंट्स और रखे गए हैं उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि पीएफआई एक गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में कार्य करते हैं तथा देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं। यानी देश के संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके प्रति भी ये अनादर दिखाते हैं और इनकी साजिश, इनकी मंशा क्या है, ये भी इसमें उजागर होता है। और ये लगातार इन बातों का जिक्र यहाँ पे किया गया है जो ये राजपत्र आज सामने रखा गया जिसमें 5 साल के लिए पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या
संबंधी जो संस्थाएं हैं या अग्रणी संगठन विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल है और जिससे शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। यानी पीएफआई की जो भी एक्टिविटीज थी, यानी पीएफआई जिस भी कार्यों को कर रहा था, उसे सीधे सीधे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। और इतना ही नहीं, लगातार उपद्रव के माहौल को तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। इसके भी पुख्ता सबूत और जांच में पाए गए। यानी पीएफआई की जो पूरी प्लानिंग थी वो बेहद खतरनाक थी और इसको भांपा जा रहा था, आंका जा रहा था और इसके लिए तमाम तथ्य इकट्ठे किए जा रहे थे। इसके अलावा पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के नेता रहे तथा पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है और ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं। हमने लगातार डीएनए में आपको दिखाया था कि पीएफआई का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उनमें वो संस्थापक सदस्य थे जो सीधे सीधे सिमी से रिश्ता रखते थे। यानी सिमी से रिश्ता रखने वाले लोग सिमी के बैन होने के बाद एक अलग संगठन बनाते हैं जिसे पीएफआई का नाम दिया जाता है और कहा यह जाता है कि यह संगठन दरअसल सामाजिक कार्यों के लिए जुड़ा है, देश में सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए काम करता है। लेकिन इसका इरादा कुछ और था। इसका इरादा बेहद खतरनाक था और यह लगातार उसी दिशा में काम कर रहा था कि किसी तरह से भी वर्ग विशेष को गुमराह किया जाए और एक धर्म विशेष को इस तरह से कट्टर बनाया जाए ताकि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाए। हालांकि सरकार का मानना है कि पीएफआई पर अगर अब बैन नहीं लगाया जाता तो वो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था। उनकी मौजूदगी में देश के मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और असंतोष पैदा होता, जिससे देश का संवैधानिक ढांचा कमजोर होता। और केंद्र सरकार ने केवल पीएफआई नहीं बल्कि उससे जुड़ी जो 8 संगठन हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया है। और इन संगठनों के नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसलिए हम आपको बता दें कि ये हैं रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट्स, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। यानी पीएफआई से जुड़े ये 8 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर वो देश के खिलाफ साजिश करता था। और इन संगठनों से ताल्लुक रखते हुए पीएफआई लगातार अपनी जो एक्टिविटीज थी, जो देश के खिलाफ काम करने की एक्टिविटीज थी, उनको आगे बढ़ाता था। और अब सरकार ने जब पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया तो इन जो 8 संगठन हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे उनको भी प्रतिबंधित कर दिया है। वैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सार्वजनिक तौर पर अपनी छवि एक ऐसे संगठन के तौर पर बनाता था जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम करता था, लेकिन उसका असली मकसद अपने साथ मुस्लिम वर्ग के ऐसे लोगों को जोड़ना था जिसका ब्रेन वॉश करना आसान था, ताकि समय आने पर ये लोग उसके मास्टर प्लान 2047 का हिस्सा बन सके, जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसमें भारत का इस्लामीकरण करने की पूरी प्लानिंग के दस्तावेज मिले थे। पटना से ये इकट्ठा किया गया था और इसीलिए कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से भी ये जो इनका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से सड़क पे ले आए, यानी उसे इंप्लीमेंट करते हुए लोगों के बीच में पहुंचाएं और भारत को किसी तरह से बांटा जा सके। वैसे पीएफआई पूरे देश में 5 फॉर्मूले पर काम कर रहा था। यानी इनके 5 पॉइंट्स क्या थे ये भी हम आपको आज समझाते हैं, क्योंकि उनका पहला काम था अपने संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और संगठन के लोगों को तलवार रॉड से हमले की ट्रेनिंग भी देना। इसके अलावा दूसरा एजेंडा पीएफआई का था भारत के मुस्लिमों में डर फैलाकर कट्टर पंथ को बढ़ावा देना। समय समय पर इनका जो तीसरा एजेंडा है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि समय समय पर सांप्रदायिक हिंसा के माध्यम से संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करना भी पीएफआई के एजेंडे में शामिल था और यह हिंसा ट्रेन्ड कैडर की मदद से फैलाई जाती थी। पीएफआई का एक एजेंडा यह भी था कि देश में 50% मुस्लिम और 10% SC ST OBC का भरोसा हासिल करके देश के कुछ राज्यों में चुनाव जीता जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट एजेंडा है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक ताकत हासिल करना। और इनका ये सबसे अहम एजेंडा में से एक था, क्योंकि इसका मुख्य मकसद सरकारी विभागों में पीएफआई कैडर के लोगों को काम पर लगाना था, ताकि समय आने पर पूरी सरकारी मशीनरी मास्टर प्लान पर काम कर सके।
यानी ये तमाम प्लानिंग के तहत पीएफआई काम कर रही थी और पीएफआई अपने एजेंडे पर इतनी शांति से आगे बढ़ रहा था कि किसी भी जांच एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। दरअसल पीएफआई के लोगों ने छोटे छोटे शहरों में हिंसा की कुछ ऐसी वारदातें की जो सामान्य अपराध जैसी लगी और पीएफआई के लोग कुछ ऐसी हत्याओं में शामिल रहे जिनमें पुलिस हत्या का असली मकसद कभी नहीं जान पाई। एनआईए को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि पीएफआई ने ये हत्याएं गैर मुस्लिमों में संगठन से जुड़े लोगों का डर फैलाने के लिए करवाई थी और वर्ष 2047 तक पीएफआई भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। इस एजेंडे से जुड़े दस्तावेज हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और लगातार इसकी जानकारी भी हमने आपसे साझा की, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं जिससे आपको पीएफआई की विचारधारा का भी पता चल जाएगा। यह उसामा बिन लादेन की तस्वीर है और लादेन की यह फोटो जिस मैगजीन के कवर पेज पर आपको नजर आ रही है वो पीएफआई की न्यूज मैगजीन है और इस मैगजीन का नाम है तेजस। मलयालम भाषा की इस मैगजीन में कट्टर इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देने वाले और लादेन के समर्थन वाले आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। खासतौर से इस मैगजीन में लादेन को लेकर लिखा गया है कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए मारे जाते हैं उनका मरा हुआ उन्हें नहीं समझना चाहिए, वो अल्लाह के पास जिंदा हैं। और मैगजीन की इस फोटो के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएफआई की विचारधारा क्या थी। अगर उसामा बिन लादेन को उसने अपने मैगजीन में कवर पेज बनाया और उसकी विचारधारा के साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उसकी सोच अल्लाह के पास अभी तक उसको जिंदा रखती है, तो ये पीएफआई के मंसूबे, इरादे और उसकी विचारधारा को समझने के लिए काफी है। एनआईए को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि पीएफआई अपने कैडर को आतंकवादी हमले की ट्रेनिंग भी दे रहा था और एनआईए को अपने छापेमारी में कई आईईडी बम मिले भी हैं। एनआईए को यह भी पता चला है इस जांच में कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई अपने कैडर को हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ बम बनाने की भी ट्रेनिंग देता था और एनआईए को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की ट्रेनिंग के पेपर है और इन पेपर से पता चलता है कि पीएफआई बम बनाने का एक ऐसा स्कूल चला रहा था जहां आईईडी बनाने का क्रैश कोर्स भी किया जाता था और ये पेपर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये वो दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है अ शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईईडीज यूजिंग इजीली अवेलेबल एसेंशियल्स। ये वो पन्ना है, हालांकि बहुत छोटे शब्दों में ये लिखा हुआ, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन आईडी बनाने का वो पूरा तरीका पीएफआई समझाता है और पीएफआई ये बताता है कि किस तरह से इजीली आप आईडी बना सकते हैं और इनकी जो मंशा है इसके पीछे वो क्या है वो आपको पहली लाइन से ही समझ में आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है दीज फाइट द एंड स्ले द पैगन्स वेयर यू फाइंड देम। यानी हिंदुओं को लेकर सीधे सीधे कहा गया कि जहां ये काफिर मिले उनसे लड़ो, उनको मार दो। इस एजेंडे पे काम करती हुई पीएफआई की सोच को दर्शाने के लिए ये पन्ने काफी हैं और जिस पन्नों में ये पीएफआई का पेपर है, पीएफआई के लेटर हेड पे है और यहां नीचे में पीएफआई भी अंकित है और साथ ही साथ वो हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर भी कि देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस लेटर हेड पे ये तमाम बातें लिखी हुई हैं और ये जब एनआईए की जांच आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि उनके इरादे क्या थे। यानी वो जो समाज में सौहार्द की बात करता है, वो जो समाज में दरअसल डरे और निचले तबके के लोगों के उत्थान की बातें करता है, उसका इरादा क्या था, वो किस एजेंडे पर काम करता है, इन पन्नों से पता चलता है जिसमें वो आईईडी पेपर बनाने की बात करता है। और यहां पर जो पहली लाइन है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको अगर हिंदी में आपको समझाएं तो इसका मतलब है काफिर तुम्हें जहां भी मिल जाएं उनसे लड़ो और मार दो। मतलब ये कि पीएफआई में शामिल सदस्य गैर मुस्लिमों को लेकर कट्टरपंथ के रास्ते पर थे और वो गैर मुस्लिमों को काफिर मानते हुए हत्या करने की सोच रखते थे। और इसलिए हमने बार बार कहा था कि पीएफआई की सोच, पीएफआई के इरादे बेहद खतरनाक हैं और हमने बार बार इसी बात का जिक्र भी किया था कि पीएफआई पर बैन लगाया जाना चाहिए और सरकार इनके तमाम इन गतिविधियों को मॉनिटर कर रही थी। और जैसे ही ये तमाम जानकारियां मिली और इन दस्तावेजों के साथ भी ये साबित हुआ कि इनकी तमाम एक्टिविटीज ऐसी थी जो देश के खिलाफ काम करती थी। और इन पेपर के नीचे आईडी बम बनाने की तकनीक तो बताई गई है, वो भी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों के साथ। यानी कि अगर आपको बम बनाना है वो भी आईडी, तो उसके लिए आपको बहुत ऐसी जरूरी चीजों की जरूरत नहीं है
जो आपको आसानी से ना मिले, जो इजीली अवेलेबल मार्केट में हो, यानी आसानी से बाजार में जो वस्तु अवेलेबल हो उसके थ्रू आप, यानी उसके जरिए आप किस तरह से ये बम बना सकते हैं, आईडी बम, ये फॉर्मूला बताया गया है। और ये भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लेटर हेड पर। क्या अब भी कुछ बचा था जो पीएफआई के इरादे को लोगों के सामने लाने से रोक सके? और इस तरह के ऐसे कई दस्तावेज हैं जो एनआईए को अपनी जांच में मिले, और इससे यह साफ है कि पीएफआई देश के सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। यह एक ऐसा संगठन है जिसने देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो देश के मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा करके उन्हें गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़का रहा था। और देश में कई ऐसी हिंसक घटनाएं हुई जिसमें मुस्लिम समुदाय को भड़काने के पीछे पीएफआई का हाथ होने का पता भी चला है। लेकिन इसके बावजूद देश के कुछ राजनेता पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। कुछ ऐसे भी हैं जो पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? 5 साल के लिए क्यों कर रहे हैं आप? ये मेरा सवाल है। या तो मुस्तकिल पाबंदी लगाई अगर इतनी खतरनाक है। आप सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, चूंकि चुनाव आ रहा है, आप चुनाव न गुजरात में जीत रहे न हिमाचल में जीत रहे, इसलिए आपने ये सारा काम, ये सारा ड्रामा किया है। मेरा मानना है कोई भी इस्लामिक स्टेट की बात करे या हिंदू राष्ट्र की बात करे, वो बराबर के जिम्मेदार है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेकुलर देश है, आप ना हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते ना इस्लामिक स्टेट की बात कर सकते। और आरएसएस का जो इतिहास रहा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आज चूंकि सरकार है, आरएसएस का दबाव है, इसलिए कोई ना बोले, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन आरएसएस की विचारधारा कम से कम मैंने पढ़ी, मेरे पास उनकी सारी किताबें मौजूद हैं जो मैंने पढ़ी। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि आरएसएस की तुलना उनके साथ की जा सकती है, आरएसएस पे पाबंदी लगानी चाहिए, तो उन लोगों के पास जरूर कुछ सबूत होंगे जिनकी बुनियाद पे ये बात कही जा रही है। आज ये पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाकर बीजेपी नाटक कर रही है, तो बीजेपी बार बार जो ये करती है, तो आतंकवाद से तो कांग्रेस लड़ रही है। हम तो हमेशा आतंकवाद के विरोधी रहे, यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं को आतंकवादियों ने मारा। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि बीजेपी तो हमेशा सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नहीं कोई नया सगुफा छोड़ती है। ना उनको देश से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना जनता से मतलब है, ना भूख से, ना गरीबी से। बीजेपी को वोट से मतलब है। यानी जो संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो तो उस पर भी राजनीतिक दल कुछ बोलने से पहले अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाए इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में ये ट्रेंड बन गया है कि जब सरकार कोई कार्रवाई करे तो उसका विरोध करो, और ये ट्रेंड इतना खतरनाक है कि आज जब पीएफआई जैसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया तो इस फैसले का भी विरोध हो रहा है, जबकि एनआईए के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। हमारे देश में पीएफआई पर प्रतिबंध के 3 तरह के समर्थक हैं। पहले वो है जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध सरकार का बिल्कुल सही कदम है। दूसरे वो हैं जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन ठीक है, लेकिन कुछ लोगों पर ही आरोप लगे हैं, संगठन अच्छा है। तीसरे वो है जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन ठीक है, लेकिन आरएसएस पर भी बैन हो तब बात बनेगी। यानी इस तरह के सहयोगी भी मिल रहे हैं आपको जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से इस बैन को लेकर रख रहे हैं। एक बार आपको हम वो सुनवाते हैं। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और
आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था, इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समर्थन करते हुए विरोध करने की विधा आनी चाहिए। हालांकि इसमें हमारे देश के कई राजनेता माहिर खिलाड़ी हैं और पीएफआई जैसा संगठन जो आतंकी संगठनों के मुखियाओं को आदर्श मानता है, जो आईएसआई से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए देश के युवाओं को सीरिया भेज रहा है, उस पीएफआई की तुलना आरएसएस जैसे संगठन से की जा रही है। अब हम पीएफआई और आरएसएस की तुलना करने वाले लोगों को दोनों संगठनों की विचारधारा और उनके कार्यों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको उन देश विरोधी गतिविधियों के बारे में बताना चाहते हैं जिनमें पीएफआई शामिल था और जिस वजह से उसे अभी फिलहाल 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। पीएफआई गैर मुस्लिमों की हत्या, सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम युवकों के कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, आईएसआईएस में भर्तियां, टेरर फंडिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग और देश विरोधी नारेबाजी में शामिल रहा है। ये वो आपराधिक गतिविधियां हैं जिनकी वजह से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जिस संगठन से पीएफआई की तुलना की जा रही है, अब हम आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे तुलना सीधे सीधे आरएसएस से हुई है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और वर्ष 1925 में इसकी स्थापना के बाद से ही इसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का रहा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में 60,000 से ज्यादा शाखाएं चला रहा है और इन शाखाओं का मकसद देश के लोगों को चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आरएसएस इस वक्त देश के हर वर्ग का हिस्सा बन चुका है और आरएसएस में कई ऐसी संस्थाएं बन चुकी है जो देश के किसान, मजदूर, छात्र, अध्यापक और कमजोर वर्ग से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में विवेकानंद मेडिकल मिशन मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सक्षम नाम की संस्था दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करती है। सीमा सुरक्षा परिषद नाम की संस्था बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से जुड़े मुद्दे उठाती है। और आरएसएस ने महिलाओं के हित के लिए कई महिला संगठन भी बनाए हैं और इसमें राष्ट्रीय सेविका समिति और दुर्गा वाहिनी जैसी संगठन भी शामिल है। इसके अलावा आरएसएस का एक शिक्षा भारती विंग है और यह संस्था गरीब महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती है। आरएसएस को लेकर यही धारणा है कि यह कट्टर हिंदूवादी संगठन है, लेकिन आरएसएस का एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है और यह मंच अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। इसका एक मकसद मुस्लिम समुदाय में आरएसएस को लेकर फैलाए गए भ्रम को तोड़ना भी है और आरएसएस देश के आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भी काम करता है और देश के आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलना हो या मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, आरएसएस ने इन कामों के लिए अलग अलग विंग भी तैयार की है।
आरएसएस ने आदिवासी इलाकों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम और आदिवासी दोस्त नाम से कुछ संस्थाएं बनाई और ये संस्थाएं कई सालों से देश के दुर्गम इलाकों में रहकर आदिवासियों के हित के लिए काम कर रही है। देश के आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ या फिर सूखे के समय ये आरएसएस के स्वयंसेवक आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना महामारी से जुड़े राहत कार्य भी। इस दौरान आरएसएस ने संगठनात्मक स्तर पर कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल बनाए थे। इनमें कोरोना मरीजों का इलाज भी किया गया। युद्ध काल में भी आरएसएस ने भारतीय सेना की मदद के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए और आरएसएस ने युद्ध के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप और सेना के लिए चंदा इकट्ठा करना जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए। मतलब यह है कि आरएसएस ने देश की जरूरत के हिसाब से समय समय पर एक स्वयंसेवी की तरह काम किया है और देश में गरीबों और वंचितों की शिक्षा के लिए आरएसएस ने बहुत काम किया है। आरएसएस के देश में करीब 12,874 स्कूल चल रहे हैं और इन स्कूलों में 32 लाख से ज्यादा बच्चे भी पढ़ते हैं। इन छात्रों में से करीब 1 लाख छात्र अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि 1 लाख छात्रों की संख्या वो है जो अल्पसंख्यक समुदाय से है और इससे पता चलता है कि आरएसएस जिन स्कूलों को चला रहा है वो सभी धर्मों के लिए है और ये स्कूल मदरसों की तरह केवल एक धर्म के छात्रों के लिए रिजर्व नहीं है। आज विपक्ष के कई नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते नजर आते हैं। कुछ ने तो पीएफआई जैसे संगठन से तुलना कर दी, लेकिन इतिहास में कई ऐसे महान लोग रहे हैं जिन्होंने देश निर्माण के लिए आरएसएस के कार्यों की काफी तारीफ भी की है और आज उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए और उनके बोल भी आपको जानने चाहिए जिन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा। वर्ष 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्धा के आरएसएस कैंप का दौरा किया था और उसको लेकर एक बार उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि आरएसएस के अनुशासन और सादगी से वो काफी खुश हुए थे। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा था कि आरएसएस के कैंप में छुआछूत की प्रथा नहीं थी और इससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। वर्ष 1939 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पुणे के आरएसएस कैंप में गए थे। छुआछूत के खिलाफ आरएसएस के किए गए कार्यों को देखकर वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। वर्ष 1962 के चीन युद्ध के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की काफी मदद की थी और इस मदद को देखकर पंडित नेहरू काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसके अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ की थी। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के कार्यों को लेकर गोलवलकर को एक पत्र भी लिखा था और इस पत्र में उन्होंने हिंदू समाज को लेकर किए गए आरएसएस के कार्यों की तारीफ की थी। वर्ष 1977 में जयप्रकाश नारायण भी पटना के आरएसएस कैंप में गए थे और वहां उन्होंने इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की थी और यह माना था कि आरएसएस के अंदर भारतीय समाज की सोच को बदलने की क्षमता है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप ये भी लगते हैं कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि आरएसएस ने समाज के सभी धर्मों में एकजुटता बनाने की कोशिश की और हाल ही के दिनों में आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली में मुस्लिम समाज के नेताओं से मुलाकात भी की थी और उसके बाद वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से भी मिलने गए थे और मोहन भागवत के इस कदम को आरएसएस की बदलती विचारधारा से उस वक्त जोड़कर देखा भी गया था। हालांकि उस वक्त भी सियासत हुई थी, उस वक्त भी राजनीति हुई थी और आरएसएस के इस विचारधारा को लेकर तब भी विपक्षियों ने तंज कसा था। लेकिन आज जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध हो क्योंकि पीएफआई पर बैन हुआ है, इसलिए उनको यह समझना चाहिए कि पीएफआई की गतिविधियां क्या थी और आरएसएस किस तरह से काम करता था। बहरहाल ये सियासत और सियासी मुद्दा बनकर पीएफआई को देखा जा रहा था, इसलिए दिक्कतें हो रही थी। लेकिन आज ये खबर सबसे जरूरी है कि पीएफआई पर फिलहाल 5 साल के लिए बैन लग गया।